विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, पिछली वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था में राजा या रानी की वास्तविक स्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन के संबंध में पिछली परिचर्चा में मैंने बताया कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में लिया जाता है या किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इस संबंध में कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, कि राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उन्मुक्तियों से मतलब राजा को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यदि वह कोई अपराध कर भी देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वह न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है, उसे कानून से ऊपर माना गया है। और इसके अलावा व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता है। और जब व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता है तो निश्चित रूप से उससे गलतियां भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कार्य करता है उसी से ही गलतियां होने की संभावना रहती है। राजा कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि व्यवहार में वो कोई कार्य नहीं करता है, और जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है वह गलत कर ही नहीं सकता। और ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा ध्वज मात्र देश का प्रधान है। वह एकमात्र रवण की मोहर है। राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है। और इसी कारण एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिख दी। यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अकली की बात नहीं करते और न करते हैं बुद्धि की कोई बात कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने स्पष्ट स्वीकार किया, यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य उसके मंत्रियों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त है, व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता है, और इसके साथ ही राजा के प्रत्येक कार्य के लिए राजा खुद उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता, और राजा के कार्यों को सदैव सही माना जाता है। इन सभी कथनों से स्पष्ट होता है कि सम्राट कोई गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए शासन में राजा या रानी की जो वास्तविक स्थिति है वो यही है, और वो क्या है कि वो मात्र एक रवण की मोहर है। कार्य तो उसके मंत्रिमंडल, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, और वो ही सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, सम्राट की वास्तविक स्थिति के संबंध में ही एक और कथन यह है कि सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड का राजा अब अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में चूंकि सक्रिय भाग नहीं लेता है, और वह वैधानिक शासन अथवा राज्य का नाम मात्र का ही प्रधान रह गया है, वह केवल एक राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा या सम्राट कुछ भी नहीं कर सकता। राजा रबड़ की मोहर के समान है, अथवा एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन है। एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, यदि आपकी संसद ये निर्णय कर ले
कि महारानी को फांसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर हस्ताक्षर करने होंगे? प्रधानमंत्री का उत्तर था, हाँ महामहिम, आपको हस्ताक्षर करने ही होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्राट मात्र एक स्वर्णिम शून्य है। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनल लिखता है, वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य भर स्थान है। संक्षेप में हम कहें तो व्यक्तिगत स्थिति में आज सम्राट नगण्य है, उसको सिर्फ सैद्धांतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के रूप में ही जाना समझा जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, सम्राट स्वर्णिम शून्य के बाद राजा की रानी की यदि वास्तविक स्थिति का यदि हम वर्णन करें तो सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। इस कथन से स्पष्ट है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। इसका तात्पर्य है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता है। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट राज्य का प्रधान मात्र है। वह कुछ औपचारिक कार्य करता है, वह गरिमा और प्रतिष्ठा के, शान शौकत के और वैभव के कार्य करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमा में उद्घाटन करता है। उसके राज प्रसाद में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है और उसकी इसी गरिमा, इसी शान और इसी वैभव के कारण कहा जाता है कि इंग्लैंड में राजा राज्य करता है, परंतु इसके आगे और कुछ नहीं, क्योंकि वह शासन नहीं करता। शासन तो कौन करता है? मंत्री परिषद करता है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, प्रशासन में, शासन में सम्राट अथवा रानी की वास्तविक स्थिति के संबंध में ही यदि हम आगे चर्चा करना चाहें तो हम सम्राट के कुछ जो विशेषाधिकार है उन पर चर्चा करना चाहेंगे। मालूम हो, ज्ञात हो कि शासन संबंधी कार्य करने की जो स्वतंत्रता है वो राजा को नहीं है। शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा या रानी को नहीं है, फिर भी अपने वो विशेष अधिकारियों के क्षेत्र में अपने विवेक के द्वारा कुछ कर भी सकता है। और राजा को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है उन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहला, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का उसे विशेषाधिकार। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में साधारणतः राजा विवेक से काम नहीं कर सकता और इस प्रथा के कारण ही प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल के नेता जो होता है उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए शपथ दिलाता है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, कोई सर्वमान्य नेता नहीं होता है, तो कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं और कई लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं, तो राजा को स्वयं विवेक से काम करने का मौका मिल जाता है। यदि हम इसके उदाहरण देखना चाहें तो 1894 में विक्टोरिया ने रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया था। नेता चुने जाने पर भी राजा ने मैकडोनाल्ड को गठबंधन सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था और लास्की ने इसे राजमहल की क्रांति कहकर पुकारा था। मित्रों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन का एक विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह विशेषाधिकार तभी प्राप्त होता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। दूसरा विशेषाधिकार उसके लाड़ बनाने का है। यदि राज्यसभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लाड़ नियुक्त करने को कह सकता है, परंतु यदि वह ऐसा न करना चाहे तो प्रधानमंत्री से यह भी कह सकता है कि विधेयक को विषय बनाकर पुनः आम चुनाव करवाए जाए। उदाहरण के रूप में यदि हम देखना चाहें तो सन 1910 में जॉर्ज पंचम ने ऐसा ही किया था। सन 1911 और 1949 के संसदीय कानून के पारित हो जाने के कारण अब ये विशेषाधिकार महत्वपूर्ण नहीं रहा है। मित्रों, विद्यार्थियों,
लाड़ बनाने के विशेषाधिकार के बाद लोक सदन के विघटन का भी एक विशेषाधिकार सम्राट के पास मौजूद है। यदि प्रधानमंत्री राजा से लोक सदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोक सदन को भंग कर ही देता है, और यह एक परंपरा है। किंतु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमंत्री लोक सदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। इस संबंध में लाक्सकी महोदय कहते हैं, संवैधानिक प्रथा होने के कारण राजा को अपने सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करना हो। मित्रों, विद्यार्थियों, विशेषाधिकारों की इसी श्रेणी में विधेयक को वीटो करने का जो विशेषाधिकार है वो भी सम्राट को प्राप्त है। किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की सहमति के लिए भेजती है और उस विधेयक पर स्वीकृति देना या न देना राजा का विशेषाधिकार माना जाता है। किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है कि राजा वीटो नहीं करता है, और इस विशेषाधिकार का प्रयोग इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार सन 1917 से 7 में किया गया, जब रानी एन ने स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय सेना स्थापित करने के उद्देश्य से रखे गए विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था। इस प्रकार 1707 से अब तक राजा ने कभी भी इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार सम्राट के विशेषाधिकार सैद्धांतिक है। वास्तविक रूप से सभी विशेषाधिकारों से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थी, सम्राट या रानी की वास्तविक स्थिति के संबंध में अगला बिंदु सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में चर्चा करना चाहिए। यह सच है कि राजा एक संवैधानिक प्रमुख है और वह राज्य करता है, परंतु शासन नहीं। डेनिक्स महोदय कहते हैं, राजमुकुट क्षमता नहीं है। राजमुकुट क्षमता नहीं है, मेहता जोड़ देता है, फिर भी यह अस्तित्वहीन नहीं है। राजा ने शक्तियां खो दी है, किंतु प्रभाव नहीं खोया है। इसी संबंध में ग्लैडस्टोन महोदय कहते हैं, 17वीं शताब्दी में राज्य की स्थिति में जो परिवर्तन हुए उनके द्वारा शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हुई है। और बेजाट महोदय कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 अधिकार हमें दिखाई देते हैं। पहला, परामर्श देने का अधिकार, दूसरा, प्रोत्साहित करने का अधिकार, तीसरा, चेतावनी देने का अधिकार। और एक समझदार राजा को इसके अतिरिक्त और किसी अधिकार की आवश्यकता भी नहीं है। मित्रों, विद्यार्थी, परामर्श देने का अधिकार से क्या तात्पर्य? इस संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्रीगण समय समय पर राजा से सलाह लेते रहें और प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व राजा के विचारार्थ इन्हें रखा जाए, और इस अधिकार का उद्देश्य राजा को शासन संबंधी बातों से अवगत कराना। मित्रों, विद्यार्थी, दूसरा है प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार। इस संबंध में इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्री अच्छा कार्य करे तो राजा उन्हें शाबाशी दे, और यदि राजा शासन की किसी नीति को देश के लिए हितकर समझता है तो वह मंत्रियों से उसे क्रियान्वित करने के लिए उसे प्रोत्साहित भी करे। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त चेतावनी देने का जो अधिकार है उससे तात्पर्य यह है कि मंत्री परिषद के जो निर्णय राजा के सामने विचार के लिए रखे गए हैं, यदि उनकी राय में वे देश के लिए हितकर हैं तो वह मंत्रियों को चेतावनी भी दे सकता है। वह मंत्रियों के सामने प्रस्तावित नीति के संभावित दुष्परिणाम को रखता है और इन्हें सुझाव देता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह मंत्रियों का विरोध करता है अथवा कर सकता है। मंत्रियों को तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, वे राजा की चेतावनी का पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इस संबंध में बेजाट महोदय कहते हैं कि राजा मंत्रियों से कुछ इस प्रकार कहेगा, मैं विरोध नहीं करता हूं, विरोध करना मेरा कर्तव्य नहीं है, किंतु देखिए मैं आपको चेतावनी दिए देता हूं। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने प्रशासन शासन में राजा या रानी की जो वास्तविक स्थिति है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की।
और अगली वीडियो में हम इंग्लैंड में राजपद का क्या औचित्य है, इंग्लैंड में सम्राट पद का क्या औचित्य है और उसकी क्या उपयोगिता है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।